हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीआरएम के टेस्ट नंबर 11 के बारे में। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट लिखा गया जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आप इसे टेस्ट के रूप में लगाइएगा और आप अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि डैश डैश हेल्प्स सेल्स पीपल एनालाइज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कस्टमर एंड टेक द वेरियस सेल्स डिसीजन। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सेल्स इंटेलिजेंस सीआरएम हो जाएगा। देखिए सेल्स इंटेलिजेंस सीआरएम जो है ये हेल्प करता है किसको, तो जो सेल्स पीपल है, जो सेल्समैन है उसको। किस लिए, तो इन्फॉर्मेशन को मतलब एनालाइज करने के लिए, जो कस्टमर का इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। और जब आप कस्टमर के इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर लेते हैं इसके मतलब आप सेल्स के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे चारों जो ऑप्शन लिखा गया है ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम सबके बारे में एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए आपका जो आंसर जो हो जाता ये तो आपका ए नंबर था, जो सेल्स इंटेलिजेंस सीआरएम हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या क्या बात है कि सेल्स इंटेलिजेंस सीआरएम इज ए टेक्नोलॉजी। ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है या प्रैक्टिस है जो किसको हेल्प करता है, तो जो सेल्स पीपल होता है उसको हेल्प करता है। और ये क्या करते हैं यहाँ से कि फाइंड करते हैं और मॉनिटर करते हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं। किस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, तो जो भी इसके पास डाटा आया, या तो कोई प्रोस्पेक्ट होगा या तो क्लाइंट होगा, उसके डाटा को एनालाइज किया जाता है यहाँ पे डेली बिजनेस में। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका कि इट हेल्प द एनालाइज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कस्टमर। मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कस्टमर है उसके डाटा को एनालाइज करने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो सेल्स पर्सन होता है वो अपना सेल्स का डिसीजन ले सकता है। इट हेल्प टू अचीव द टारगेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट है उसको हेल्प करने में, क्या मतलब उसको अचीव करने में ये मदद करता है। ठीक है, जो बिजनेस इंटेलिजेंस है वो। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका जो ऑप्शन क्या था, एनालिटिकल सीआरएम। इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए क्या कर रहा है कि इट एनालाइज एंड सिस्टमेटिक इवेल्युएशन ऑफ द कलेक्शन कस्टमर डाटा। यहाँ पे क्या किया जाता है कि कस्टमर के डाटा को कलेक्शन किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है। समझ गया बातों को। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, इट मेंटेन रिकॉर्ड। मतलब जो भी कस्टमर का रिकॉर्ड है और जो कंपनी का रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करता है। एंड इंटरेक्ट विथ द क्लाइंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी क्लाइंट है या कस्टमर है उसके बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में उसको इंटरेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि हेल्प मिलता है किसी भी बिजनेस को इफेक्टिवली ग्रो करने के लिए। ठीक है, अगला आपका जो मतलब ऑप्शन था ये था यानी कि कोलैबोरेटिव सीआरएम था। देखिए कोलैबोरेटिव सीआरएम में क्या है कि इट डील्स विद द कस्टमर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। मतलब जो भी कस्टमर है उसके साथ ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेशन करता है, या उसके कोई प्रॉब्लम है तो उसको हेल्प करता है, या तो मेल के अकॉर्डिंग हो जाए, कॉल से हो जाए, जैसे भी हो सके उसको हेल्प किया जाता है। चलिए अगला इसमें पॉइंट देख लीजिए, क्या है आपका कि कोलैबोरेटिव सीआरएम इज ए वेरियस डिपार्टमेंट। मतलब इसके अंदर जो होता है, मतलब कोलैबोरेटिव सीआरएम इन होगा यहाँ पे। ठीक है, इन वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे कि आपका सेल्स डिपार्टमेंट में होता है, मार्केटिंग में होता है, फाइनेंस में होता है, सर्विस में होता है, ये सभी में होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि इट हेल्प्स टू हाईलाइट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर। समझ गया बातों को। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला आपका ऑप्शन था क्या, ऑपरेशनल सीआरएम था। ऑपरेशनल सीआरएम का मोटिव क्या होता है, डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट करके उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करना। तो आपका यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि ऑपरेशनल सीआरएम हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक केयर देयर कस्टमर। मतलब उसको क्या करता है, कस्टमर को केयर किया जाता है इसमें। दूसरा है आपका कि मेनली फोकस ऑन ऑटोमेशन। ऑटोमेशन पे फोकस करता है, इंप्रूवमेंट एंड इन्हांसिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। जो भी बिजनेस प्रोसेस है उसको इंप्रूव किया जाता है, उसको इन्हांस किया जाता है, जो भी उसके अंदर प्रोसेस चल रहा है उसका। अगला पॉइंट आपका क्या है कि इट हेल्प द कस्टमर फेसिंग प्रॉब्लम। इसका मेन पॉइंट यही है कि क्या करता है, जो भी कस्टमर है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वो, तो उसको क्या करेगा कि सोल्व करेगा। कैसे, तो उसको सपोर्ट करेगा। किस तरीके से सपोर्ट करेगा, तो डायरेक्टली भी कनेक्ट होकर के सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि उसको मेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, मतलब इस तरीके से उसके प्रॉब्लम को फाइनली सोल्व आउट कर देगा। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 2 नंबर।
2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू एनालिटिकल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसमें से कौन है जो नहीं है करेक्ट, किसके बारे में, एनालिटिकल कस्टमरशिप रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में। तो आपको इसमें ऑप्शन पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि इट इज ऑल्सो सम टाइम कॉल स्ट्रेटेजिक सीआरएम। तो नहीं, ये गलत है, इसको सम टाइम स्ट्रेटेजिक सीआरएम नहीं कहते हैं। कोलैबोरेटिव सीआरएम को हम सम टाइम स्ट्रेटेजिक सीआरएम बोलते हैं, एनालिटिकल सीआरएम को नहीं बोलते हैं। बाकी ऑप्शन है इसको देख लीजिए, यानी कि इट गैदर द कस्टमर इन्फॉर्मेशन एंड एनालाइज द डाटा स्ट्रक्चर द वे। तो ठीक है, यहाँ पे सही बात है कि कस्टमर के इन्फॉर्मेशन को मतलब लिया जाता है और उसके बाद उसके डाटा को स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जाता है। आपका दूसरा ऑप्शन है कि डाटा एनालिसिस इज ए मेन फंक्शन ऑफ एनालिटिकल सीआरएम। सही बात है, अभी हम आपको बताएं कि इसका डाटा एनालिसिस जो होता है सीआरएम का, एनालिटिकल सीआरएम का मेन फंक्शन होता है। ऑप्शन डी में आप देखिए, डी में लिखा हुआ है कि एनालिटिकल सीआरएम सपोर्ट द बैक ऑफिस ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाता है। हम इसको देखिए, यहाँ पे जो ये लिखा गया ना कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड सम टाइम स्ट्रेटेजिक सीआरएम, तो कोलैबोरेटिव सीआरएम को सम टाइम बोलते हैं। हम आपको रिटेन में दिखा देते हैं, आप देख लीजिए एक मिनट। देखिए यहाँ मैं क्या लिख दिया हूँ कि कोलैबोरेटिव सीआरएम मतलब कोलैबोरेटिव कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट, हम इसको क्या बोलते हैं, सम टाइम स्ट्रेटेजिक सीआरएम भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, इससे पहले हम आपको एक छोटा सा चीज़ दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगर अभी तक आप सपोज कीजिए कि अगर ये चीज़ें बाय नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। एक छोटा सा प्राइज रखा गया ई बुक का, ठीक है, और इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखिए कंपटीशन बहुत है, काफ़ी सारे लोग इससे पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आप 1-2 मार्क्स से कहीं पीछे न रह जाएगा। इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने चीज़ को इम्प्रूवमेंट कीजिए। हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, उसके बाद कॉमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी डैट स्पेशलाइज इन इंटरनेट रिलेटेड सर्विस एंड प्रोडक्ट। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गूगल एलएलसी हो जाएगा। गूगल एलएलसी क्या है, तो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो किस लिए स्पेशल है, तो ये इंटरनेट रिलेटेड सर्विस और प्रोडक्ट के लिए स्पेशल है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ जितना भी ऑप्शन दिया है वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गूगल एलएलसी हो जाएगा, यहाँ जी गलती से हो गया, सी हो जाएगा। इज एन अमेरिकन कंपनी है, ये प्रोवाइड क्या करता है, तो सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है जो इंटरनेट से रिलेटेड हो। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी जो होता है वो भी प्रोवाइड करता है, सर्च इंजन भी प्रोवाइड करता है, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग भी प्रोवाइड करता है, और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये किसको प्रोवाइड करता है, तो जो भी बड़ा बड़ा कंपनी है उसको प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपका अमेजन हो गया, फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो इस सब कंपनी को ये सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन कंपनी, गूगल एलएलसी कंपनी। चलिए आगे भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए आपका एलजी जो कंपनी है ये भी एक आपका मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो आपका ऑप्शन में था। ठीक है, ये कहाँ का कंपनी है, तो ये साउथ कोरियन कंपनी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये क्या प्रोवाइड करता है, तो होम इंटरटेनमेंट्स, जैसे कि देखते हैं ना एलजी का टीवी आता है, उसके बाद मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, उसके बाद होम एप्लियंस प्रोवाइड करता है, व्हीकल का भी कुछ कंपोनेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। अगला आपका ऑप्शन क्या था, तो मतलब ये था गार्नियर था। देखिए इसके बारे में क्या है कि ये जो है मतलब कंपनी जो कॉस्मेटिक आइटम को प्रोवाइड करता है, ये कॉस्मेटिक ब्रांड है, मतलब ये हेयर केयर प्रोवाइड करता है, स्किन केयर, ये सब प्रोवाइड करता है। ये कहाँ की कंपनी है, तो ये फ्रेंच की कंपनी है और ये एक कॉस्मेटिक कंपनी है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। पहले आप आंसर मतलब अपना लगा लीजिएगा, ठीक, उसके बाद आंसर देखिएगा। देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ए प्रोडक्ट टू क्रिएट ए यूनिक इंप्रेशन इन द कस्टमर माइंड। मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो क्या करता है, कस्टमर के माइंड में एक यूनिक क्रिएट कर देता है उस प्रोडक्ट के बारे में। समझ गए बातों को, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में जब हम लोग सोल्यूशन देखेंगे तो बेहतरीन समझ में आएगा। चलिए देखिए
यहाँ पे जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा पोजीशनिंग, यानी कि स्थान हो जाएगा। इसका मतलब क्या है देखिए, इट डिफाइन ए ऑक्यूपाइंग ए प्लेस इन कस्टमर माइंड, मतलब इसका मतलब होता है कस्टमर के माइंड में एक छोटा सा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेना, मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में एक पॉजिटिव इमेज बना देना उसके दिमाग में। इट क्रिएट ए पॉजिटिव इमेज फॉर द प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसके दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बन जाएगा जो कि खुद भी यूज करेगा और दूसरे को भी बताएगा कि प्रोडक्ट अच्छा है। उसके बाद देखिए, इट टारगेट द कस्टमर विद द हेल्प ऑफ 4 P's मार्केटिंग। ये जो पोजीशनिंग होता है किसी भी कंपनी के लिए, ये कस्टमर को टारगेट करता है किस बेसिस पे, 4 P के बेसिस पे। ये 4 P के अंदर क्या आता है, तो आपका प्रोडक्ट आ गया, प्लेस आ गया, प्राइस हो गया और क्या हो गया, तो प्रमोशन हो गया। सबसे पहले बात, आपको मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात क्या, कि वो प्लेस भी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट है किस प्लेस पे बिकेगा। सपोज कीजिए अगर कोई मॉल का प्रोडक्ट है तो वो शहर में बिकेगा, गाँव में तो बिल्कुल नहीं बिकेगा ना। उसी तरह से उसका प्राइस भी आपको ऐसा रखना है जो कंफर्टेबल हो कस्टमर लेने में। और दूसरी बात क्या, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट नया है तो उसके बारे में उसको आपको प्रमोशन करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर के वो मार्केट पकड़ पाएगा। अच्छे से समझ गए बातों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर ए CRM टूल, मतलब इसमें से कौन सा है जो CRM टूल के लिए सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है। तो देखिए आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा, यानी कि प्रोवाइडिंग ए कस्टमर होम पेज टू यूजर। ये नहीं होगा, मतलब ये जरूरत नहीं है, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। बाकी देखिए जैसे कि संगठन के डाटा को सुरक्षित रखना, तो बिल्कुल ये जरूरी है। उसके बाद क्या है कि प्रोवाइडिंग ए स्ट्रॉन्ग यूजर ऑथेंटिफिकेशन, मतलब जो यूजर के ऑथेंटिफिकेशन जो मिलता है उसको अच्छे से सुरक्षित रखना पड़ता है CRM के द्वारा, नहीं तो अगर वो लीक हो जाएगा तो फिर मतलब गलत हो जाएगा ना, इस तरीके से। उसके बाद प्रोवाइडिंग बैक सोल्यूशन, यानी कि बैकअप सोल्यूशन। बैकअप सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे कि आप कोई भी साइट पे अपना क्रिएट किए हैं अकाउंट और वहाँ से अगर आप कुछ मिस हो रहे हैं तो वो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करे, क्योंकि उसके पास क्लाउड में वो चीज़ें स्टोर रहता है। चलिए थोड़ा हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन है कि प्रोवाइड ए कस्टमर होम पेज टू यूजर। ये तो इसका आंसर था, ठीक है जी, मतलब उसके सिक्योरिटी टूल के लिए नहीं है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे इसको ध्यान से सुनिए कि CRM इज ए प्रोसेस इन दिस द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर इंटरेक्ट विथ द कस्टमर यूजिंग डाटा एनालिसिस। तो CRM के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि बिजनेस के जो भी मतलब हेड होता है वो इंटरेक्ट करता है किससे, कस्टमर से। कैसे, तो कस्टमर के डाटा को एनालिसिस करके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि CRM अबाउट, मतलब किसके बारे में मतलब बताता है, तो एक्वायरिंग मतलब राइट कस्टमर, जो राइट कस्टमर है उसके बारे में। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि इंस्टीट्यूटिंग द बेस्ट प्रोसेस। बेस्ट प्रोसेस का मतलब क्या है, जो भी उसके अंदर चल रहा है वो सभी एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। अगला पॉइंट है आपका कि मेंटेनिंग द, यानी कि मोटिवेटिंग, मेंटेनिंग नहीं है, मोटिवेटिंग है। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को मोटिवेट करना। इसके मतलब क्या होगी, जो कस्टमर आएगा उस कंपनी के अंदर उसको एक अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, किसके द्वारा, तो एम्प्लॉय के द्वारा। उसके बाद है इंप्रूविंग द प्रॉफिट, मतलब कोई भी कंपनी है तो सबसे मतलब बाद में जो फाइनली वो क्या चाहता है कि मतलब इंप्रूव करना अपने प्रॉफिट को। अब इसके बाद हम लोग जो पॉइंट देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा था। देखिए CRM सिक्योरिटी इज ए क्रिटिकल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव सिस्टम, CRM सिस्टम। देखिए ये जरूरी होता है किस लिए कि एक इफेक्टिव तरीके से क्या हो कि मतलब CRM सिस्टम वर्क करे, इसी के लिए सिक्योरिटी जरूरी होता है। तो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर CRM टूल, तो कौन कौन से टूल के लिए सिक्योरिटी का रिक्वायर्ड है। तो देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पे कि सिक्योरिंग क्या, तो सर्वर, मतलब जो भी सर्वर होता है किसी भी कंपनी का उसको सबसे पहले सिक्योर करना होता है। उसके बाद क्या, तो जो CRM का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सिक्योर करना। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन के डाटा है इसको सिक्योर करना। उसके बाद जो यूजर ऑथेंटिफिकेशन है उसको सिक्योर करना। उसके बाद प्रोवाइडिंग बैक सोल्यूशन, जो बैक सोल्यूशन है उसको भी प्रोवाइड करना। तो ये सब CRM टूल के अंदर आता है, बाकी वो नहीं आता है जो हम आपको आंसर में बताए हैं ऑप्शन डी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि यानी कि कंपनी डेट आर बिकमिंग ए स्किल इन कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट CRM, मतलब कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट मीन CRM फोकस ऑन, तो किस पे फोकस करता है ये आपको बताना है। देखिए आप इसको हिंदी में भी एक बार पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे से लिखा हुआ अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो। हालांकि मैं एक ही भाषा में इसलिए बताता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे। देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आपको पता चल गया क्योंकि एक ही में हिंदी लिखा हुआ है। क्या कर रहा है कि डेवलपिंग प्रोग्राम टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द राइट कस्टमर, मतलब ऐसा प्रोग्राम
को डेवलप करना कि मतलब जिससे क्या हो कि कस्टमर अट्रैक्ट करें मतलब उस प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग, और उसके बाद क्या जब वो एक बार आए तो रिटेन भी मतलब उसके साथ और भी लंबा टाइम तक रहे, मतलब एक बार अगर सर्विस ले लिया तो दोबारा भी सर्विस लेने के लिए आए, ऐसा प्रोग्राम को डेवलप करना। आगे आपका कि मीटिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ कस्टमर, मतलब जो कस्टमर के वैल्यू को समझना, उसके नीड्स को समझना और उसके साथ स्पेशलाइजेशन तरीके से भी अगर कुछ जरूरी हो तो उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं कुछ सॉल्यूशन है क्या। देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन था, मतलब इस सॉल्यूशन में भी कम ही लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए CRM, जिसमें जितना सॉल्यूशन जरूरी है उतना ही मैं लिखा हूँ। CRM का एम क्या होता है कि मैनेजिंग इंटरेक्शन विथ, किसके साथ, तो कस्टमर के साथ। कौन कौन कस्टमर के साथ, तो जो करेंट कस्टमर है उसके साथ, जो पोटेंशियल कस्टमर है उसके साथ। कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो उसके डाटा को एनालिसिस करके या जो उसका प्रीवियस हिस्ट्री है उसके एनालिसिस करके। चलिए देखते अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट कंपनी टुडे आर मूविंग अवे फ्रॉम, मतलब कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम डैश डैश टू द प्रैक्टिस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो आपको इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ट्रांजेक्शन मार्केटिंग है ना, इधर से किधर मूव कर रहा है लोग, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग की तरफ मूव कर रहा है। अब इन दोनों को आपको ध्यान से समझना है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे जो क्या होता है, आपका आंसर तो हो जाएगा ट्रांजैक्शन मार्केटिंग हो जाएगा। देखिए आपका ट्रांजैक्शन मार्केटिंग है और जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है, दोनों का एक्चुअली जो फंक्शन है वो सिमिलर है। कैसा है, तो दोनों का एम क्या है, दोनों का एम एक ही चीज़ है कि सेल करना। क्या चीज़ को, तो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है उसको सेल करना, दोनों का एम है। लेकिन दोनों का अंतर कहाँ हो जाता है, तो जो ट्रांजैक्शन मार्केटिंग है ये शॉर्ट टर्म में होता है, लेकिन जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है ये लॉन्ग टर्म में होता है। जैसे कि हम आपको नीचे दिखाते हैं। देखिए आपका जो ट्रांजैक्शन मार्केटिंग को हम किस लिए यूज करते हैं ना, कि जैसे कि जो मास प्रोडक्ट बेचना है, मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट इकट्ठे बेचना है, एक ही दिन में बेचना है, कोई टारगेट को अचीव करना है, इसीलिए हम किसको ट्रांजैक्शन मार्केटिंग का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम प्रमोशन करते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं और उस चीज़ों को हम सेल कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप रिलेशन मार्केटिंग में देखिएगा, रिलेशनशिप मार्केटिंग में, तो यूज पर्सनलाइज मार्केटिंग एंड बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होता है ना कि कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बनाया जाता है, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म फायदा होता है, ये रिलेशनशिप मार्केटिंग में होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन। शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जैसे कि बहुत सारा आप मॉल उल में चाहे कहीं भी जाते हुए देखते हुए कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है ना जिसके ऊपर सेल लगा रहता है, तो सेल क्यों लगा, कितने दिन के लगा है, तो वो शॉर्ट टर्म के लगा है, 2 दिन 4 दिन के लिए लगा होगा, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारा डिस्काउंट दे करके उसको बेचा जाएगा या उसको प्रमोशन करके भी बेचा जा रहा है। समझ गए बातों को। जबकि ये किस लिए होता है, जो मतलब रिलेशनशिप मार्केटिंग, ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। जैसे कि जो भी ब्रांडेड कंपनी है वो चाहता है कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा बने कि मतलब लॉन्ग टर्म बना रहे, ताकि जो एक बार कस्टमर हमसे सामान खरीद के जाए तो दूसरे बार भी आए और हमसे खरीदे। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है इसका कि यूज स्ट्रेटजी सच एज डिस्काउंट टू मेक वन टाइम सेल्स। देखिए वन टाइम सेल्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जैसे कि उसका प्रोडक्ट है जो तुरंत सेल करके उसको हटाना चाहता है तो उसके ऊपर डिस्काउंट दे देगा, ठीक है, ताकि उससे खरीद ले लोगों। जबकि इसका क्या होता है, मतलब रिलेशनशिप मार्केटिंग में होता है कि एक कस्टमर को लॉयलिटी बनाता है इसमें, मतलब उसके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करता है जो वो एक बार चले जाए ना तो दोबारा रिटर्न आए उस कंपनी में सामान खरीदेंगे। मतलब उसको इस तरीके से इनकरेज किया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है, कोई कार्ड बना दिया जाएगा, उसको थैंक्स कार्ड दिया जाएगा, विजिटिंग कार्ड दिया जाएगा, उसका कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये सब किस में होगा, रिलेशनशिप मार्केटिंग में होता है। तो इसीलिए आज सभी कंपनी ये चाह रहा है कि मतलब किसके यानी कि जो ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग है उधर से किधर मूव कर रहा है, रिलेशनशिप मार्केटिंग की तरफ, क्योंकि सभी कंपनी चाह रहा है कि हम लॉन्ग टर्म में अपना बेनिफिट रखें, इसीलिए इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो आप समझ गए अच्छे से। चलिए देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं दीजिएगा कैसे समझ पाइएगा। आपको तो 20-25 मिनट में लगेगा समझने के लिए, लेकिन आप सोचिए कि जब ये चीज़ें लिखा गया होगा तो कितना टाइम लगा होगा 8 पे 10 पे तैयार करने में। दोस्तों मैं रियलिटी बताता हूँ, 3-3 घंटा लग जाता है आपके 12 क्वेश्चन को बनाने के लिए। हालांकि बहुत लोग समझते हैं कि इसमें कितना मेहनत है, लेकिन बहुत लोग नहीं समझते हैं। लेकिन मैं आपको यही बताता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप समझिए कितना मेहनत से बनाया गया है चीज़ें। चलिए देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है
8 नंबर क्वेश्चन है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि यानी कि बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशंस विथ की कस्टमर, मतलब किसके बीच में, कस्टमर की, कस्टमर का मतलब जो स्पेशल कस्टमर है, की कस्टमर रिलेशन यानी कि सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर इन ऑर्डर टू अर्न एंड रिटेन लॉन्ग टर्म प्रिफरेंस एंड बिजनेस इज नोन है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई भी मतलब प्लानिंग होता है जिसमें कस्टमर को, सप्लायर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, सभी को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब बनाया जाता है सभी के बीच में, किस लिए कि मतलब लंबा टाइम तक प्रॉफिट ले उससे, मतलब कंपनी से, उसके बाद क्या हो कि उसको रिटेन रखे, इस सब को लिए, किस लिए, तो बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग में। रिलेशनशिप मार्केटिंग में ये सब काम किया जाता है कि सबके बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनाया जाता है। अब यहाँ पे 4 जो ऑप्शन है ना, ये चारों ऑप्शन भी आई है, तो चलिए सबको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए आपका यहाँ पे पहले इसका आंसर तो हो जाएगा आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग हो जाएगा। इसमें क्या होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग में कि इन दिस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ए स्टैंडर्ड म्यूचुअल रिलेशनशिप, किसके साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाता है, तो कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, इस सब के बाद जो होता है और भी कोई होता है मतलब बीच बीच में, उसके सबके साथ क्या होता है कि एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया जाता है, किस लिए कि सर्वाइवल एंड ए स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और स्मूथ चलने के लिए, ताकि कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगला देखिए आपका जो अगला ऑप्शन था ये क्या था कि स्पेशल मार्केटिंग। देखिए स्पेशल मार्केटिंग, सॉरी स्पेशल बोल दिए, सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग में क्या होता है ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उस सोशल मतलब जो वहाँ पे जो सोशल जो सोसाइटी है उसके बारे में वो केयर करने लगता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि टुवार्ड्स द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के मतलब रिगार्ड्स उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको पूरा करने लगता है। जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा देगा, हेल्थ, पॉवर्टी, इन्वायरमेंट, इस सब के बारे में, नन जो एनजीओ हो गया, ये स्कूलिंग हो गया बच्चा के, इस सब के बारे में अगर थोड़ा ख्याल रखने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल मार्केटिंग बोलते हैं। देखिए अब कोई भी कंपनी है अगर वो सोशल मार्केटिंग के ऊपर अगर केयर कर रहा है, इसके मतलब इनडायरेक्टली वो अपना एक मतलब अच्छा स्टेटस बनाना चाह रहा है। जिसका सोशल मार्केटिंग अच्छा होगा मतलब उसका स्टेटस बहुत अच्छा हो जाएगा और ऑलरेडी उसका ब्रांड का वैल्यू बढ़ जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला आपका नीच मार्केटिंग है। देखिए नीच मार्केटिंग का मतलब क्या होता है ना, एक खास चीज़ों के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करना, डेट इज कॉल्ड नीच मार्केटिंग। जैसे कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट का चैनल देखिएगा तो उनका एक ही सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चैनल रहता है। उनको ऐसा नहीं होता कि अलग अलग प्रॉफिट के लिए अलग अलग चीज़ों बताना शुरू कर दे, वो ऐसे नहीं करते, वो एक ही चीज़ के बारे में बताते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, उस मतलब सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उनका चैनल हो गया कि एक नीच चैनल हो गया। मतलब नीच चैनल का मतलब वो एक चीज़ के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि इट टारगेट ए स्मॉल मार्केट एंड क्रिएटिंग देयर कस्टमाइज स्पेशल नीड्स, मतलब जो स्पेशल नीड्स है किसी को उसी एक के बारे में फोकस करना, दैट इज फोकस ऑन ए सिंगल प्रोडक्ट सिंगल सर्विस। समझिए बातों को। अगला आपका ऑप्शन क्या था, सर्विस मार्केटिंग। देखिए सर्विस मार्केटिंग में क्या होता है कि सर्विस लाइक क्या, तो जैसे कि B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस हो गया। बिजनेस टू बिजनेस सर्विस का मतलब समझते हैं कि एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो इसके मतलब वहाँ क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस हो गया। मतलब वो भी एक बिजनेस कर रहा है और इनका भी एक बिजनेस उससे चल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ B2C है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया, प्रोवाइड बाई ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर अगर आपका क्वेश्चन है कि डैश डैश प्रोवाइड कॉस्ट डेट आइडेंटिफाई रिजोल्व कंजम्पशंस बाय द कस्टमर और कस्टमर सेगमेंटेशन। देखिए कस्टमर और कस्टमर सेगमेंटेशन का मतलब एक ही होता है कि कस्टमर के मतलब जितना भी कस्टमर है उस सब का डाटा है अगर किसी भी कंपनी के पास, तो उसको एनालिसिस करके उसको अलग सेपरेट कर लेना कि किस टाइप के कस्टमर का कौन सा डाटा है, यही इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, टाइम ड्रिवन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो जाएगा। ये यहाँ पे आप फिल करके देख लीजिए, जैसे कि टाइम ड्रिवन एक्टिव बेस्ड कॉस्टिंग प्रोवाइड कॉस्ट डेट आइडेंटिफाई द यानी कि रिसोर्स कंजम्पशन, किसके बारे में, तो कस्टमर और जो भी सेगमेंटेशन है कस्टमर के उसके बारे में। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि कल्चर फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर इंक्लूड्स। तो देखिए कल्चर फैक्टर जो होता है वो कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट तो करता है, ये बात आपको मानना पड़ेगा, इंक्लूड्स है यहाँ पे। तो आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जैसे कि कौन कौन कल्चर जो है मतलब कंज्यूमर बिहेवियर्स में इंक्लूड होता है। तो जैसे कि आपका कल्चर हो गया, ठीक है, उसके बाद सब कल्चर हो गया, सोशल क्लास हो गया, तो ये सब इसमें इंक्लूड होता है। तो ये कल्चर के मतलब जैसे कि आप मान लीजिए जैसे कि कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन
लोकेशन हो गया। सपोज कीजिए कि इधर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, इधर आपका तमिलनाडु हो गया, इधर आपका नागालैंड हो गया। तो जैसे सबका अलग अलग कल्चर है ना, तो सबके अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीज़ों का ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ का पहनावा और हवा अलग होगा, यहाँ का पहनावा और हवा थोड़ा अलग होगा, यहाँ का खान पान थोड़ा अलग होगा। तो ये सब किसके कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कल्चर के अंदर कौन सा कस्टमर है जो किस चीज़ को बाय करेगा। समझ गए बातों को? तो ये सब इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम आपसे सोशल कल्चर की बात करें, तो जैसे कि अगर कोई ग्रुप हो गया उसका अलग मतलब एक्टिविटी हो गया, कोई फैमिली होगा उसका अलग एक्टिविटी हो गया। अगर हम पर्सनल की बात कर ले तो पर्सनल में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका एज ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, लाइफ स्टाइल हो जाएगा, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब कहाँ पे इफेक्ट करेगा, तो पर्सनल में करेगा। समझ गया बातों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश इंश्योर हाई लेवल ऑफ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। मतलब इसके अंदर क्या होगा, ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि शेयर कस्टमर नॉलेज। कस्टमर यहाँ पे आप ऑप्शन फिल करके देखिए, शेयर कस्टमर नॉलेज इंश्योर द हाई लेवल कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। यहाँ पे मतलब शेयर कस्टमर रिलेशन, शेयर कस्टमर नॉलेज का मतलब है जैसे कि आपको जो फीडबैक फॉर्म मिलता है वही एक तरीके से आप उसको मान सकते हैं कि वो शेयर कस्टमर नॉलेज है। उसमें आप अपना सब कुछ बता देते उस प्रोडक्ट के बारे में कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब कुछ बता देते ना। तो वहीं से कंपनी को पता लग जाता है कि हमारे कस्टमर जो है उसको किस चीज़ का नीड है। तो अगर वो चीज़ें के ऊपर अगर इम्प्रूवमेंट कर ले कंपनी, इसके मतलब क्या हो जाएगा, आगे से कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा। और रिटेंशन मतलब उस कंपनी के साथ वो जुड़ा भी रहेगा अगर उसको रिप्लाई देता है, रिस्पॉन्स करता है कंपनी। तो समझ गए बातों को? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका ये 12 नंबर क्वेश्चन है, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू हैव ट्रिगर द बाइंग प्रोसेस व्हेन ए पर्सन नॉर्मल नीड्स सच एज। नॉर्मल नीड्स सच एज क्या हो गया यहाँ पे, जैसे कि आपका हंगर हो गया, थ्रस्ट हो गया, रेज इनफ टू बिकम ए ड्राइव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको एक बार हिंदी में पढ़िए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कब कहा जाता है कि खरीद प्रक्रिया तब शुरू होती है। मतलब खरीद प्रक्रिया कब शुरू होती है, जब किसी व्यक्ति को सामान्य चीज़ों की आवश्यकता हो जाती है, जैसे कि उसको भूख लग गया, प्यास लग गया, जीवन से और जरूरी जो चीज़ें है वो ज़रूरत हो जाता है, तब खरीद प्रक्रिया क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आंतरिक प्रोत्साहन। जब आंतरिक प्रोत्साहन मतलब इंटरनल जरूरी हो जाता है तो यही होता है आंतरिक प्रोत्साहन, जैसे कि इंटरनल स्टिमुली हो जाएगा इसका आंसर। एक्सटर्नल स्टिमुली क्या होता है, जैसे कि जो भी चीज़ें बाहरी तरीके से होता है, बाह्य प्रोत्साहन। इसका मतलब हो गया किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई कंपनी क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो क्या हो गया, वो किस में आ जाएगा, तो वो हो गया आपका मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुली में हो जाएगा। चाहे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, चाहे पोस्टर लगा रहा है, ये सब हो जाएगा। चाहे वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में अपने दोस्त को बता रहे हैं, अपने फैमिली को बता रहे हैं, पॉजिटिव व्यू दे रहे हैं, इसके मतलब उस किस में आ जाएगा, तो वो एक्सटर्नल स्टिमुली में आ जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, जो उसको बेसिक नीड है एट ए इंस्टेंट। समझिए बातों को, यही सब आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा है तो ज़रूर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर अभी तक आप ये जो ई बुक है ये नहीं लिए हैं तो आप एक छोटा सा कॉस्ट के लिए ऐसा नहीं सोचिए कि हमको नहीं लेना है, आप जरूर लीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अभी तक उससे कई सारे बच्चे मतलब परचेज करके और रीड कर रहे हैं, तो आपको भी उसको रीड करना है, ताकि 1 नंबर भी एग्जाम में, अगर 2 नंबर भी एग्जाम में बढ़ जाएगा ना, तो वही आपको सफलता दिलाने में काम आएगा। समझ गए बातों को? और सभी चीज़ को एक बेस्ट तरीके से वहाँ कलेक्शन आपको मिल जाएगा, तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आप उसे जरूर पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।